नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश होटल में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वैसे भी एनटीपीसी के लिए साइंस जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे खासे क्वेश्चन से आते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। उत्परिवर्तनवाद या उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुंगो डी ब्रीज ने। ठीक है, देखिए हुंगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद दिया। इसमें एक चीज़ आप देखिए, एक डार्विन को याद रखिए, प्राकृतिक चयनवाद का जनक जो है वो डार्विन को कहा जाता है और आनुवांशिकता का जनक जॉर्ज मेंडल को जाना जाता है। तो मेंडल ने आनुवांशिकता के लिए जो है वो मटर के पौधे का चयन किया था, तो ये भी याद रखिएगा। और बाकी डार्विन, मेंडल, लेमार्क और डी ब्रीज चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर होगा डी ब्रीज। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए। अगर किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी या उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तो वेग के साथ संवेग भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर होगा अगर किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाएगा तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इनके चांसेस भी रहते हैं और इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, इसलिए आपको सीधे सीधे याद ही रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? तो आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन में। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो आपका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? देखिए, सारे ही द्रव दे रखे हैं, जल, पारा, ईथर, एल्कोहल। इन सभी में जो सबसे अच्छा जो ऊष्मा का चालक है वो कौन है? तो वो आपका होगा पारा। ऊष्मा का सबसे चालक जो होता है वो पारा होता है। यही कारण है कि थर्मामीटर में पारे का प्रयोग होता है, क्योंकि वो ऊष्मा का सबसे अच्छा संचालन करता है। तो आपका आंसर होगा पारा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं आपको, उनमें से सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य जो है वो किसकी होती है? ऑप्शन होगा अवरक्त किरणों की। ठीक है, परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो आपके सूर्य से प्राप्त होती हैं, ये हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं। गामा किरणों की वेधन क्षमता, भेदने की क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? देखिए, आपसे विटामिन से क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। कभी आपसे विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाएगा, कभी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा जाएगा, और कभी कभार क्या होता है कि विटामिन कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील, ऐसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया है किस विटामिन को हम हार्मोन कहते हैं। थोड़ा नॉर्मल से ऊपर है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो, उसको हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, बी का थायमिन होता है, और ई का टेकोफेरॉल होता है, और डी का कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या है? एक हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है या पोषक तत्व है? तो पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन जो होता है वो मासे से निकलता है। ये हार्मोन होते हैं। हार्मोन हमारी बाह्य जो ग्रंथियाँ होती हैं उससे निकलते हैं, चाहे वो श्वेत ग्रंथियाँ हों, चाहे वो लेक्राइमल ग्रंथि हो। और जो हार्मोन होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। ठीक है, जैसे आपका इंसुलिन हार्मोन हो गया, एड्रिनल हार्मोन हो गया, ये सारे हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। विटामिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई था, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के ये इस तरीके के होते हैं। ठीक है, ये सारे विटामिन वगैरह पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा तत्व है जो दंत एनामेल को कठोर बनाता है? यानी कि ऐसा कौन सा भाग है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो दांतों के एनामेल को कठोर बनाता है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दांतों का एनामेल जो है वो शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? दांतों का एनामेल होता है, पर उस एनामेल को कठोर बनाता कौन है? तो आपका आंसर होगा फ्लोरीन। ठीक है, बाकी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, और सोडियम का एक समस्थानिक होता है सोडियम 24, इससे रक्त के थक्के का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है यकृत, वृक्क,
अमाशय या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा अमाशय। अमाशय से रेनिन हार्मोन निकलता है। और यकृत को अगर देखें तो विटामिन ए का संचय यकृत में होता है, और विटामिन ए के संचय के साथ साथ शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। वृक्क किडनी का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है, और डायलिसिस जो प्रोसेस होता है वो किडनी से संबंधित होता है। तो आप उसे भी याद रखें। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? जल शोधन का मतलब हो गया जल को शुद्ध करना। जल को शुद्ध करने के लिए आप क्लोरीन का यूज़ करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग करते हैं। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर में ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्लोरीन है तो क्लोरीन के हिसाब से आपका आंसर क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण जो होता है वो होता है आपका जल को शुद्ध करने की विधि, यानी इसमें यूज़ क्या किया जाता है? क्लोरीन यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, वो भी ऑप्शन हो सकता था, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोरेट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चूने के जल में क्या होता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो चूने के जल में होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड रासायनिक रूप से चूने में होता है, चूने के जल में होता है। सोडियम कार्बोनेट देख लीजिए, इसको हम धावन सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। और एक और होता है खाने वाला सोडा, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो वो आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा होता है, और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड चूने के जल में रासायनिक रूप से पाया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। देखिए, यांत्रिक को विद्युत में कह रहा है तो आपका आंसर होगा डायनेमो। अगर विद्युत को यांत्रिक में कह रहा होता तो आपका होता मोटर। विद्युत मोटर जो होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जबकि डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, तांबा, लोहा। देखिए, इनमें से कोई भी नहीं है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपका आंसर होगा मीथेन। मीथेन गैस जो होती है वो गोबर गैस का मुख्य घटक है। अब मीथेन गैस से एक और भी कुछ क्वेश्चन याद रखिए कि किस गैस को मार्स गैस कहते हैं, तो मीथेन आंसर होगा। किस गैस को मस्टर्ड गैस कहते हैं, तो आपका मीथेन आंसर होगा। जो खाने होती हैं, माइंस होती है, उसमें विस्फोट का कारण कौन सी गैस होती है, तो वो भी आपकी मीथेन गैस होती है। धान के खेतों में भी कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? किस चीज़ की वजह से जंग लग जाती है, तो आपका आंसर होगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। देखिए, फेरस क्लोराइड अलग दे रखा है, फेरिक सल्फेट अलग दे रखा है, लेकिन जब ये दोनों होते हैं, दोनों का मिश्रण होता है, तभी जो है वो लोहे में जंग लगती है। ठीक है, और लोहे के को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे जस्तीकरण कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन में कहते हैं। जो भी ऑप्शन आपको मिले उस तरीके से आप ऑप्शन लगा दें, तीनों ही एक ही बात है। तो जस्तीकरण कैसे कहते हैं? लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने को, उसको जंग से बचाने के लिए। और लगने का कारण क्या है? फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो मोनोसैकेराइड आपसे पूछा गया है, तो मोनोसैकेराइड आपका है ग्लूकोज। एक सिंपल सा आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो मोनोसैकेराइड है। 3 तरीके के सैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है और मोनोसैकेराइड होता है। तो आपसे मोनोसैकेराइड पूछा गया है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको हम CHO यानी कंबाइंड रूप से CHO होते हैं। C मीन्स कार्बन होता है, H हाइड्रोजन होता है और O ऑक्सीजन होता है। तो CHO कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक तरीके से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इसी ऊर्जा का हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब क्वेश्चन को याद कर लें। और दोस्तों, अगर आपको नया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।